सड़क किनारे गुणीराम, जिसका एक पैर नहीं है, वो चुपचाप अपने हाथ में भीख का कटोरा लेकर इस उम्मीद में बैठा है कि लोग कुछ पैसे उसके कटोरे में डालें तो वो 2 रोटी खरीद कर अपने बीवी बच्चों को खिलाए। भगवान के नाम पर 1 रुपए 2 रुपए दे दो बाबा, भूखे की मदद कर दो बाबा, भगवान तुम्हारा भला करेगा। लोग गुणीराम की ओर देख तो रहे थे, लेकिन कोई उसके कटोरे में फूटी कौड़ी तक नहीं डाल रहा था। उसकी पत्नी कमला अपनी गोद में अपने दुधमुहे बच्चे को लेकर उसे चुप कराने की लगातार कोशिश कर रही थी, लेकिन वो भूख से बिलक बिलक कर रोए जा रहा था। चुप हो जा मुन्ना, मुन्ना चुप हो जा। उसका छोटा सा बच्चा हड्डियों का ढांचा सा लग रहा था। गुणीराम की 5 साल की बेटी चुनमुन भी अपने माता पिता के पास बैठी हुई थी। उसका चेहरा भी मुरझाया हुआ था, उसकी आंखें शून्य में ताक रही थी। राह चलते लोगों को देखकर वो भी अपना हाथ फैला देती और उनसे कहती, साहब दया करो साहब, 1 रुपया 2 रुपया दे दो साहब, रुपए नहीं तो 1 रोटी खिला दो साहब, 1 रोटी खिला दो साहब। तभी चुनमुन ने देखा कि एक कार के पीछे एक औरत अपने कुत्ते को लेकर बैठी है और वो उसे रोटी खिलाने की कोशिश कर रही है। टॉमी जिद नहीं करते, चलो खा लो प्लीज मेरे बेटे, खा लो ना, चलो खा लो खा लो खा लो, नहीं तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। लेकिन उस औरत का टॉमी रोटी खाने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। तंग आकर उस औरत ने वो रोटी सड़क पर फेंक दी। सड़क पर फेंकी उस रोटी को जैसे ही चुनमुन ने देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने अपने पिता की ओर देखा और कहा, बाबा रोटी। चुनमुन रोटी के लिए उस बिजी सड़क की ओर दौड़ पड़ी, लेकिन तभी एक तेज रफ्तार कार से उसकी टक्कर हो गई। उसका शरीर कई फुट ऊपर उड़ा और फिर धड़ाम से नीचे आ गिरा। चुनमुन सड़क पर तड़प रही थी, खून से सड़क भीगा जा रहा था, लेकिन उसकी नजर अब भी उसी रोटी पर थी। वो उसे बड़ी गौर से देख रही थी, लेकिन अचानक सब शांत हो गया, बिल्कुल शांत। चुनमुन शांत हो गई हमेशा के लिए। गुणीराम ने ये देखा तो वो जोर से चीख पड़ा, चुनमुन बेटी, चुनमुन चुनमुन। इस तरह उसके चीखने से उसकी नींद खुल गई और उसने देखा कि वो तो अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में लेटा हुआ है और उसका पूरा परिवार भी उसके बगल में सोया हुआ था। पूरे 4 दिन हो गए हैं, पेट में मेरे परिवार का एक दाना भी नहीं गया। पानी पी पी कर कब तक काम चलेगा? मुझे कुछ तो करना ही होगा इनके लिए, नहीं तो कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं। गुणीराम एक फैक्ट्री में काम करता था। उसके मालिक लोग उसके काम से बहुत खुश थे। अरे गुणीराम, तुम फैक्ट्री में होते हो, हमें ज्यादा टेंशन नहीं होती। तुम सारा काम इतने अच्छे से मैनेज करते हो कि क्या ही कहें अब। गुणीराम की कमाई से उसका परिवार ठीक से चल रहा था, लेकिन एक दिन सब कुछ पलट गया। गुणीराम फैक्ट्री में ऊंचाई पर चढ़कर कुछ काम कर रहा था। अचानक उसका पैर फिसल गया और वो नीचे गिर पड़ा। काफी ऊंचाई से गिरने से उसे बहुत चोट आई थी। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। उसकी जान तो बच गई, लेकिन डॉक्टरों को उसकी एक टांग काटनी पड़ी। ये क्या हो गया कमला, क्या हो गया? मैं बोझ बन गया तुम लोगों पर, बोझ। अरे आप ऐसा क्यों कहते हैं? जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही हैं, बस हमें उसका डटकर मुकाबला करना होता है। गुणीराम जब कुछ ठीक हुआ तो वो अपनी फैक्ट्री वापस गया, लेकिन अब उसकी फैक्ट्री को उसकी कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि अब अपने मालिकों की नजर में वो किसी काम का नहीं था। देखो गुणीराम, तुम्हारी जिंदगी अब खुद एक बोझ की तरह है। इससे अच्छा होता कि तुम मर ही जाते। देखो, हमें ऐसे लोग चाहिए जो काम करें। तुम्हारे जैसे बोझ को हम मुफ्त की तनख्वाह नहीं दे सकते। कल तक जिन मालिकों की नजर में गुणीराम सबसे काबिल मजदूर था, वो आज उनके लिए बोझ था। जीवन का सबसे बड़ा सच यही है, यहाँ पर सब लोग मतलब के यार हैं। जब तक आपसे मतलब है, वो जोंक की तरह आपसे चिपके रहेंगे। क्या करूँगा मैं अब? कैसे पालूंगा अपने परिवार को? सब ठीक होगा, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। गुणीराम ने कई जगह काम की तलाश की, लेकिन हर जगह उसे यही सुनने को मिला कि अरे भाई, लंगड़ों के लिए क्या काम? लंगड़ों का तो एक ही काम है, भीख मांगना। मेहनतकश गुणीराम के पास अब भीख मांगने के सिवा और कोई चारा नहीं था। वो भीख मांगकर अपने परिवार को पालने लगा, लेकिन पिछले दिनों शहर में दंगे हो गए और दंगों की आग में शहर जलने लगा। पूरे शहर में कर्फ्यू लग गया। 4 दिन से गुणीराम और उसका पूरा परिवार घर पर ही भूखे प्यासे पड़ा था। आज शाम तो कुछ देर के लिए उसका बेटा बिल्कुल खामोश हो गया था। देखिए ना जी, मुन्ना, हमारा मुन्ना एकदम खामोश हो गया है, ये बिल्कुल हिलडुल नहीं रहा है। कमला जोर जोर से रोने लगी। गुणीराम भी बहुत घबरा गया, लेकिन संयोग से कुछ देर बाद मुन्ने के शरीर में हलचल हुई और वो जोर जोर से रोने लगा। वो रोने लगा तो कमला ने उसे सीने से लगा भी लिया, लेकिन भूखी प्यासी कमला अपने नन्हे बेटे को कैसे दूध पिलाती? उसका दूध उतर ही नहीं रहा था। अरे ओ भगवान, अरे ओ, कहाँ है तू? अगर तू एक रोटी भी गरीबों को नहीं दे सकता तो फिर पैदा क्यों करता है गरीबों को? क्यों करता है पैदा तू, क्यों? उस रात गुणीराम अपने परिवार की रोटी की चिंता में ही सोया था, इसलिए उसे वो सपना आया और जब उसकी नींद खुली तो आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने परिवार के लिए रोटी लाकर ही दम लूंगा। पुलिस वाले गोली मारते हैं तुम्हारे, लेकिन मैं अपने परिवार को रोटी के बिना मरने नहीं दूंगा।
गुणीराम रात को ही अपने घर से निकल गया। एक तो रात को वैसे ही सन्नाटा होता है और कर्फ्यू के कारण खामोशी कुछ और ज्यादा ही थी। गुणीराम सड़क पर चलता जा रहा था। तभी एक किराने की दुकान पर उसकी नजर गई, जिस पर एक बड़ा सा ताला लगा था। गुणीराम ने सड़क किनारे पड़ा बड़ा सा पत्थर उठाया और दुकान का ताला तोड़ने लगा। वो खुद बेचारा 4 दिन से भूखा था, इसलिए उसके हाथ धीरे धीरे ही चल रहे थे। कुछ देर बाद उसे सफलता मिल गई और उसने दुकान का ताला तोड़ दिया। टूट गया ताला, टूट गई वो दीवार जो भूखे और भूख के बीच में थी। गुणीराम ने वहाँ से बहुत सारा राशन लिया और अपने कांधे पर लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। लेकिन तभी पुलिस की गोली अचानक से उसकी पीठ पर आ लगी और वो नीचे गिर पड़ा। साहब, अगर मैं चोरी नहीं करता तो मेरा पूरा परिवार रोटी के बिना मर जाता साहब, मर जाता। साहब, मुझे घर जाने दो साहब। पुलिस को लगा था कि वो कोई दंगाई होगा, लेकिन वो तो एक अपाहिज और मजबूर इंसान था जो रोटी की तलाश में निकला था। पुलिस ने उसे जाने दिया। कमला देख ना कमला, मैं राशन ले आया हूँ, जल्दी से बच्चों को कुछ बना कर खिला दे। गुणीराम बार बार एक ही बात दोहरा रहा था, लेकिन ना तो कमला कोई जवाब दे रही थी और ना ही कोई और। कमला, क्या हुआ कमला? कुछ बोलती क्यों नहीं हो तुम? चुनमुन, मुन्ना, ओ मुन्ना। गुणीराम का पूरा परिवार भूख से तड़प तड़प कर मर चुका था। अरे ये क्या कर दिया भगवान, मार दिया सबको, मार दिया। ठीक किया, गरीबों को मर ही जाना चाहिए, उन्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। गुणीराम की सांसें भी अब टूट रही थी। थोड़ी देर बाद उसकी आवाज भी खामोश हो गई। गुणीराम भी मर गया। कासगंज का बस स्टैंड, जहां पर रोजाना बसों और सवारियों की भीड़ रहती थी, पर लॉकडाउन की वजह से बसों का आना जाना बंद हो गया, इसलिए लोगों की भीड़ भी खत्म हो गई। बस स्टैंड पर छोटे छोटे खोखे दुकान वाले और भीख मांगने वालों ने बस स्टैंड को ही रुकने की जगह बना ली थी। सब बहुत परेशान थे। ऐसी ही परेशानी एक औरत को हो रही थी जो फटे हाल कपड़ों में 2 दिन से भूखी थी। उसका छोटा बच्चा लगातार भूख से रो रहा था। वो एक किनारे पर बैठी आते जाते लोगों से खाने के लिए पैसों की भीख मांग रही थी। कोई कुछ खाने को दे दो, मेरा बच्चा भूखा है, कोई तो दया करो। तभी एक महिला उसकी झोली में 2 रुपए डाल जाती है। औरत सोचती है, ये कैसे लोग हैं आजकल के जो किसी की मदद करने से पीछे हटते हैं। 2 रुपए में आजकल क्या आता है। भीख मांगने वाली इस औरत का नाम मधु है। मधु एक बहुत ही बड़े खानदान की बेटी है। माता पिता के चले जाने के बाद भैया भाभी ने मधु को कभी भी उनकी कमी महसूस नहीं होने दी। जमीन जायदाद, खुला पैसा, नौकर चाकर, शानो शौकत, सारी सुख सुविधाएं मधु के लिए मौजूद रहती थी। मधु जिस चीज पर हाथ रख दे उसके भैया उसे दिलाकर ही मानते थे। रजत नाम का एक लड़का मधु को चाहता था, इसलिए मधु के आगे पीछे घूमकर बड़ी बड़ी बातें करके वो मधु को प्यार के जाल में फंसाने लगा। मधु, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। अगर तुमने मुझसे शादी करने के लिए मना किया तो मैं अपनी जान दे दूंगा। हाँ, मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। एक बार हाँ कह दो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। एक दिन मधु जब रजत के साथ मोटरसाइकिल पर जा रही होती है, लाल बत्ती पर रजत अपनी मोटरसाइकिल रोकता है। तभी बराबर में मधु के भाई सौरभ की गाड़ी आकर रुकती है। सौरभ मधु को रजत के साथ देख लेता है। शाम को मधु जब घर आती है। मधु, कहाँ से आ रही हो? कॉलेज तो 4 बजे ही खत्म हो जाता है, अभी शाम के 7 बज रहे हैं, इतनी देर कहाँ थी? वो भैया, मैं अपनी एक सहेली के घर गई थी। अच्छा, तो अब तुम झूठ भी बोलना सीख गई हो। अरे आप भी शुरू हो गए, चली गई होगी सहेली के घर। मधु चलो खाना खा लो। उस वक्त सौरभ चुप हो जाता है। अगले दिन वो किसी काम से बाहर जाता है। वो देखता है, अरे ये तो वही लड़का है जो कल मधु के साथ था। ये किससे लड़ाई कर रहा है? अरे दे दूंगा ना यार, भाग नहीं रहा हूँ यार। तेरी मोटरसाइकिल और तेरे पैसे दे दूंगा यार मैं। हाँ यार, अरे यार एक बहुत मोटी आसामी हाथ लगी है, बस कुछ दिनों में माला माल हो जाऊंगा। ऐसा क्या हाथ मार लिया तूने, हैं? अरे एक अमीर घर की लड़की को फंसाया है, बस एक बार बात बन जाए फिर तो मजे ही मजे हैं। ये क्या, मेरी बहन मधु की जिंदगी इस लड़के से शादी करके बर्बाद हो जाएगी। मुझे मधु को समझाना होगा। सौरभ मधु को समझाता है, पर वो सौरभ की एक बात नहीं मानती। मधु, वो लड़का रजत तुम्हारे लायक नहीं है, मैं उसकी असलियत जान चुका हूँ। मैं रजत को जानती हूँ, वो मुझे कभी धोखा नहीं देगा। मधु जानती थी कि सौरभ इस शादी के लिए कभी हाँ नहीं करेगा। वो उस लड़के रजत के झांसे में आ जाती है और एक रात जब सब सो रहे थे, वो चुपचाप अपने गहने कपड़े पैसे लेकर रजत के साथ भाग जाती है और दूसरे शहर पहुंचकर वो दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के बाद मधु को रजत की सच्चाई पता चलती है कि उसने पैसों के लिए मधु को फंसाया था। मधु के पास 2 बच्चे छोड़कर और मधु की जिंदगी खराब कर रजत उसे अकेला छोड़कर भाग जाता है।
अब मैं क्या करूं? भगवान, इन छोटे छोटे बच्चों को लेकर मैं कहाँ जाऊं? मधु दोनों बच्चों की भूख मिटाने के लिए दर दर भीख मांगने लगती है और भीख मांगते हुए बस स्टैंड पर पहुंच जाती है। एक कोने में रोजाना गोदी में बच्चे को लेकर वो भीख मांगती है। बच्चे के रोने की आवाज से उसकी याद वापस टूट जाती है। कोई तो पैसे दे दो, मेरा बच्चा भूखा है। रो मत मुन्ना, अभी घर चलेंगे। एक व्यक्ति मधु को बस स्टैंड पर भीख मांगते देख लेता है। अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये तो मधु बिटिया है, अपने सौरभ की बहन। पर ये इस हालत में? हे भगवान, मुझे सौरभ को ये बात बतानी होगी। वो व्यक्ति सौरभ को फोन पर सारी बात बताता है। ये सुनकर सौरभ के होश उड़ जाते हैं। वो उसी समय बस पकड़कर वहाँ पहुँचता है। वो मधु के हाथ में 100 रुपए देकर आगे जाकर छुप कर खड़ा हो जाता है और रोने लगता है। मधु मेरी बहन, ये किस हाल में है? ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? अरे 100 रुपए, आज तो तुम्हारे लिए दूध और मोनू के लिए खूब सारा खाना खरीदूंगी। मधु 100 रुपए देखकर खुश हो जाती है। जब वो खाना लेकर घर जाने लगती है, सौरभ भी मधु के पीछे पीछे जाने लगता है। मधु घास फूस से बने एक कच्चे घर के अंदर जाती है। अरे माँ, खाना लाई हो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मोनू खाना खाने बैठ जाता है। मधु ये देखकर रोने लगती है। मेरे बच्चों, मेरी एक गलती की वजह से आज तुम्हें भी मेरे साथ ये गरीबी का जीवन जीना पड़ रहा है। ना मैं उस वक्त रजत की बातों में आती, ना मेरे ऐसे दिन होते। भैया, मुझे आज आपकी बहुत याद आ रही है। भैया, मुझे माफ कर दो, मुझसे अब और नहीं सहा जा रहा। मेरी हिम्मत जवाब दे रही है। मेरे प्यारे भैया, मरने से पहले एक बार आपकी कलाई में राखी बांध देती। मधु एक रुमाल में बंधी कुछ राखियां निकालकर हाथ में लेती है। भैया, ये राखियां मैंने आज तक संभाल कर रखी हुई हैं। काश मैं आपको बांध सकती। तो किसने मना किया बहन? बांध मेरी कलाई पर राखी। देख, तेरा भैया आया है। भैया, भैया आप आ गए। मुझे माफ कर दो भैया, मुझे माफ कर दो। मधु भाई को राखी बांधते हुए फूट फूट कर रोने लगती है। मधु रोते हुए बेहोश हो जाती है। सौरभ उसे हॉस्पिटल ले जाता है। डॉक्टर सौरभ से कहता है, मिस्टर सौरभ, इनके शरीर में बहुत कमजोरी हो गई है। शायद इन्होंने पिछले कई दिनों से कुछ नहीं खाया है, जिसकी वजह से बेहोश हो गई हैं। कुछ दिन हमें अपनी निगरानी में रखना होगा। सौरभ सुनैना को फोन करके रोते हुए सारी बात बताता है। सुनैना भी रोने लगती है। कुछ दिनों तक मधु हॉस्पिटल में ही रहती है। सौरभ दोनों बच्चों की देखभाल करता है। एक दिन सुनैना के पास रजत का फोन आता है। सुनैना भाभी, मैं रजत बोल रहा हूँ। मधु आपके घर पर ही है ना? सुनैना रजत को सारी बात बताती है। रजत ये सब सुनकर हॉस्पिटल जाता है। सौरभ उसे देखकर गुस्से में आ जाता है। रजत, तुम यहाँ? मैं तुम्हें जान से मार दूं, इससे पहले यहाँ से चले जाओ। मधु, मुझे एक बार तुम्हें सारी सच्चाई बतानी है। भैया, इन्हें बोलने दो, क्या बोलना चाहते हैं। मधु, तुम्हें छोड़कर जब मैं रुपए और जेवर लेकर अपने दोस्त रवि के पास पहुंचा, उसने मुझे धोखा दे दिया। मुझे गुंडों से बुरी तरह पिटवाकर सारे जेवर और पैसे लेकर मुझे सड़क पर फेंक दिया और भाग गया। मुझे सिर में बहुत चोटें आई। कुछ लोगों ने मेरी जान बचाई और मैं कई दिनों तक बेहोश रहा। फिर जब वापस घर गया तो देखा तुम वहां नहीं थी। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा था। तुम्हें बहुत ढूंढा। आज सुनैना भाभी को फोन किया तो ये सब पता चला। मुझे माफ कर दो मधु, मेरी गलती बहुत बड़ी है। फिर भी मैं चाहता हूँ मुझे एक मौका दे दो सुधरने का। मधु रजत की बातें सुनकर रोने लगती है। बहन की खुशी की खातिर सौरभ भी रजत को माफ कर देता है। मधु को छुट्टी मिल जाती है। वो सौरभ, रजत और बच्चों के साथ सौरभ के घर आ जाती है। सुनैना भी मधु की हालत में सुधार देख खुश हो जाती है। धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। रजत भी अब काम पर जाने लगा था। मधु और बच्चों को खुश देखकर सौरभ के दिल को तसल्ली मिल जाती है। आखिर एक गरीब मजबूर बहन की भूख अब भूख नहीं रह गई थी। एक भाई के प्यार से बहन का पेट भर चुका था। मन घबरा रहा है। ऐसे घर से कहाँ जा सकता है? इधर उधर जरा पड़ोस में ढूंढो। आज जन्मदिन पर हमारे पैर छूने भी नहीं आया, नहीं तो सबसे पहले उठकर हमारे पास आता है। ये नोट मशीन में वंश की टी शर्ट कैसे नजर आ रही है? वंश, वंश, इसका मतलब नोट मेरे वंश को खा गई। क्या हुआ? रोने क्यों लगी? विनोद, मुझे साधु बाबा ने बोला था अगर इस नोट मशीन में एक भी दिन कुछ नहीं गया तो ये हम पर हावी हो जाएगी। और ऐसा ही हुआ। आज मैंने मशीन का इस्तेमाल नहीं किया तो इस मशीन ने खुद से मेरे वंश को अपने में ले लिया। और ये देखो, बदले में नोट छपे हुए। मेरे बच्चे के बिना मैं क्या ऐश करूंगी। वर्षा रोने लगती है, पर नोट वाली मशीन वर्षा के पति विनोद, सास और ससुर तीनों को खींच लेती है और बदले में ढेर सारे नोट मशीन से बाहर आ जाते हैं। ये नहीं हो सकता। मैं अपने परिवार के बिना ये सब धन दौलत क्या करूंगी? मेरी असली दौलत तो मेरा परिवार है।
साधु बाबा आप सही कह रहे थे, मुफ्त का धन खुशी नहीं देता, मेहनत से जितना भी कमाओ खुशी देता है। बाबा ये मशीन वापस ले लो, मुझे मेरे अपने दे दो, मैं कभी लालच नहीं करूंगी। नोट मशीन मेरे परिवार के लोगों को वापस कर, नहीं तो मैं तुझे तोड़ दूंगी। हे भगवान, इसके दिन में देखने वाले सपनों ने तो दिमाग खराब किया हुआ है, तभी नींद में सब कुछ फेंक रही है। वर्षा, ओ वर्षा, आज वंश का जन्मदिन है, उसके दोस्त आते ही होंगे। भटूरे का आटा तैयार कर दिया है, जाकर छोले बना ले। विनोद केक लेने गया हुआ है और तेरे बाबूजी वंश के साथ गुब्बारे फुलाने में लगे हुए हैं। ये सपना था, मेरे अपने मेरे पास है। माँ जी इधर आना, आज आपको गले लगाने का मन हो रहा है। आज इतना लाड क्यों दिखा रही है? कहीं इसलिए तो नहीं छोले भी मैं ही बना दूं? मेरी प्यारी सासू माँ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।